तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के मस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर बताए गए सभी क्वेश्चन को सिर्फ आप रिविजन कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, आप इसको अच्छे से तैयार करके रिविजन कर लेते हैं तो आपको है अच्छा मार्क्स बोर्ड परीक्षा में आएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस बार न्यू पैटर्न लागू किया गया है और पैटर्न किस प्रकार है आप लोगों को भली भांति पता है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता चुका है और अभी बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लाइए। तो देखिए दोस्तों, अब सब्जेक्टिव का भी मैं क्वेश्चन लाया हुआ हूँ और दोस्तों अगर आप सभी वीडियो को देख लेते हैं और इसको अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में 80% अंक आपका होगा। इसको कोई नहीं काट सकता। यानी कि दोस्तों आपका 400 अंक रखा हुआ है, इसे कोई नहीं काटेगा और आपका 400 अंक ये पूरी तरह से 100% आएगा। और दोस्तों बशर्ते आपको क्या करनी है कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, जितने भी वीडियो आप लोगों का आने वाला है, तो उन सभी को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। सभी क्वेश्चन को आप रिपीट करना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, तभी ऐसा आएगा। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हम वीडियो बना दिए आप देख लिए और रिवीजन ही नहीं किएगा तो आपका क्या अंक आएगा, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से रिवीजन करते जाना है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल बताने वाला हूं, उन सभी को आपको अच्छे से कॉपी में नोट करते जाना है और इनको अच्छे से परीक्षा से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला सवाल आप देखिए इकाई 1 यानी कि इतिहास से दी गई है, जिसमें कि आपका पहला सवाल दिया गया है, पूछा गया है कि होआ हो आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाओन फूसो। तो ऑप्शन ये आपका जो आंसर है हाओन फूसो, इसको अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव देंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव तो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला देगा ही, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका एक ओमार वाला देगा, ठीक है, आपका एक ओमार वाला देगा। और आपका सब्जेक्टिव सवाल में इस तरीके से एक पंक्ति में, यानी कि एक शब्द या एक पंक्ति में आपको लिखने के लिए इस तरीके से भी आप लोगों को दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को सभी से निवेदन है कि अच्छे से आप लोगों को तैयार रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। और उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में आपको देनी है, ठीक है। चलिए इसका मैं आंसर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिख देना है कि शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित 3 बदलाव किए। तो पहला बदलाव क्या था कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक है। दूसरा लिख देना है कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। और तीसरा देना है कि समानती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व का जागीरदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई। ये 3 पॉइंट में आपको आंसर देने हैं। ये आपका 60 से 80 शब्दों में आपको देने हैं। अगर इसका शब्द से आपको लिखेंगे तो 60 से 80 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। इसी तरह से आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बनाना है, क्योंकि इसमें आपको 3 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो देखिए यहाँ पे अथवा में और एक सवाल दिया गया है कि वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के किन्हीं 3 प्रभावों की चर्चा कीजिए, जिसमें कि आपको उत्तर 60 से 80 शब्दों में आपको देने हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर इस प्रकार देना है दोस्तों, ये भी आपको 60 से 80 शब्दों में देने हैं। तो ये भी आपको 3 यहाँ पे कारण पूछा गया, 3 प्रभाव पूछे गए हैं, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको दर्शा देना है। 3 पॉइंट आपको देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही पॉइंट दिए गए हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है कि वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के 3 प्रभाव इस प्रकार है। तो पहला देना है कि फ्रांसीसी उपनिवेश बनने से पहले वियतनाम पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व लंबे समय तक था। यानी कि चीनी साम्राज्य का शासक था वो लंबे समय तक फ्रांसीसी उपनिवेशों पर था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फलस्वरूप वियतनाम पर चीनी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको देना है कि वियतनामों का धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म व स्थानीय धर्मों के अलावा कम्युनिस्टवाद, ठीक है, कम्युनिस्टवाद पर आधारित था। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट देना है कि वियतनामी राष्ट्रवादी नेता फान बोई चाओ वियतनामी स्वतंत्रता संघर्ष में चीनी सहायता पर आश्रित था। तो ये सारे 3 प्रभाव लिख देने हैं, ठीक है। इसमें आपको आंसर मिल जाएगा और आपको
अंक भी इसमें पूरा नाम फुल टू फुल दिया जाएगा, एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको दर्शाना है। अगर आप इसको शब्दों में लिखेंगे तो आपको शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, चर्चा कीजिए। और उत्तर जो है 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी पॉइंट बाय पॉइंट 4 पॉइंट आपको दर्शा देना है। उसी में आप जो है आपको शब्दों की यहाँ पे श्रृंखला भी आपको याद रखनी है कि 100 से 125 शब्दों में होनी चाहिए। तो देखिए इस सबसे पहले आपको आंसर देने हैं कि राजनीतिक नेता भारत समाज में विभिन्न वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, पहला हो गया। दूसरा देना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्गों या दलितों का नेतृत्व करते थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको देना है कि ये तेनागन विशेष राजनीतिक अधिकारों और प्रथम निर्वाचन क्षेत्र मांग कर अनुयायियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते थे। चौथा देना है कि गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस तरीके से जो है आपको 4 पॉइंट देने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि अथवा में दिया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है काफ़ी वीवीआई है और इस बार दोस्तों यह जो है आने में काफ़ी चांसेस यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ना काफ़ी बार पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले ही बताया था कि नमक यात्रा, डांडी यात्रा, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनको अच्छे से आप लोगों को तैयार करके रखना है। ठीक है, देखिए सवाल इस प्रकार है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करने की उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो जो कि आपको उत्तर जो है 100 से 125 शब्दों में आपको देने हैं। तो इसमें भी 4-5 पॉइंट आपको दर्शाने हैं। तो पहला पॉइंट इस प्रकार देना है दोस्तों कि 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायस राय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में जो है उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। दूसरा देना है कि गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जो है जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। तीसरा पॉइंट देना है कि नमक बनाकर जो है समाप्त करना महत्वपूर्ण मांग थी। यानी दोस्तों जो कि कानून नमक यात्रा के उद्देश्य और दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ों के माध्यम से, अंग्रेज़ों के द्वारा जो शासक हो रही थी, जो शासन काल चल रहा था, उसको जो है तोड़ना था। ठीक है, नमक आंदोलन का ये था कि नमक आंदोलन में मुख्य उद्देश्य जो है गांधी जी का यही था कि जो शासक थे उनको जो है पूरी तरह से छितर बितर करना है, उनको अच्छे से उनकी जो है सामूहिकता को तोड़ देनी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है यहाँ पे लिख देना है तीसरा पॉइंट में नमक बनाकर जो है समाप्त करना महत्वपूर्ण मांग थी। चौथा पॉइंट आपको देना है कि सफलतापूर्वक नमक यात्रा चलाकर व नमक कानून तोड़कर जो है गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से जवाब दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है 4 पॉइंट दे देने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ लिखा है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर जो आपको 60 से 80 शब्दों में आपको देने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार है कि पहले विश्व युद्ध के समय जो है भारत का जो औद्योगिक उत्पादन था वो क्यों बढ़ा था और इनका क्या कारण है उसको आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको आंसर देने हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की निम्नलिखित 3 कारण इस प्रकार है। पहला पॉइंट देना है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत में उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। तो ये पहला पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव में भी सवाल दिए जाते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखिए दूसरा पॉइंट आपको देना है कि इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात के विभिन्न चीज़ों का ब्याज सैनिक सामग्री के निर्माण में लग गए।
इससे भारतीय औद्योगिक को एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देना है कि देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को भी सरकार द्वारा फौज की वर्दियां, बूट आदि बनाने का काम मिल गया, जिससे भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गए। तो इस प्रकार से जो है आपको 3 कारण दे देने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने पहले ही बताया था और ये प्रीवियस ईयर में, ठीक है, आपके जो है 2022 बोर्ड परीक्षा में यह सवाल दिया गया था और यह जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से मैंने समझाया भी था। तो इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो प्रश्न संख्या 5 देखें तो लिखा है महामंदी के 3 कारणों का व्याख्या कीजिए। उत्तर जो आपको 60 से 80 शब्दों में आपको देने हैं। तो सबसे पहला आपको देना है कि महामंदी की शुरुआत जो है 1929 ईस्वी में हुई और यह संकट 30 दशक के मध्य तक जो है बना रहा। यहाँ पे लिखा है कि 2 महायुद्धों के बीच का ये समय था। यह जो है 1929 जो था, 2 महायुद्ध जो हुए थे उनके बीच का ये समय है। और इसमें जो है आपका पहला पॉइंट में दर्शाना है कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात, यानी कि प्रथम महायुद्ध हुए थे उनके बाद जो है अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता के रूप में उभरा। पूंजी उत्पादन और उपभोग तथा पूंजी के देश से बाहर प्रभाव के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में छलांग उत्पन्न हो गया। दूसरा पॉइंट देना है कि जैसे ही उछाल खत्म हुआ, कृषि उत्पादन का दाम नीचे आ गया, किसान भारी घाटे के कर्ज में डूब गए, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी बैंकिंग व्यवस्था धराशायी हो गई। ये दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट आपको देना और मुख्य पॉइंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो बड़े पैमाने पर यूएसए की पूंजी पर निर्भर थी वह भी अस्त व्यस्त हो गई, यानी कि पूरी तरह से वो बर्बाद हो गया, जिससे जो है सारे संसार में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हो गया। इस प्रकार कृषि, अति उत्पाद और विशाल बाजार से यूएस निवेश से हट जाने से महामंदी जो है पूरी तरह से फैल गई। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको महामंदी के 3 कारणों का व्याख्या देना है। तो मैंने जो आपको तीनों पॉइंट में आपको आंसर यहाँ पे बताए हैं। आई होप कि इसको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और इसको इसी तरह से जो है अपनी भाषा में जो है आप बनाकर जो है आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ अथवा में जो दिया है कि लोगों को मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए, मनोरंजन के किन्हीं 3 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो पहला देखिए आंसर इस प्रकार आपको देने हैं कि 19वीं सदी या 19वीं शताब्दी में मनोरंजन के नए नए साधन। पहला लिख देना है कि विश्व के अन्य भागों की तरह इंग्लैंड के लोगों ने भी मनोरंजन के नए नए ढंग निकाले। तो पहला क्या है, तो अमीर जो है लंदन वासी के लिए एक वार्षिक उत्सव होता था जिसे लंदन सीजन कहा जाता था। लोगों के मनोरंजन के लिए आपेरा, रंगमंच और संगीत आदि कई सांस्कृतिक आयोजन किए जाते थे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देना है कि 19वीं शताब्दी के पुस्तकालयों, कला केंद्रों और संग्रहालयों में भी लोग मनोरंजन के अतिरिक्त रुचि लेने लगे और आनंद उठाने लगे। ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट देना है कि लोग छुट्टी के दिन समुद्र के किनारे जाकर जो है धूप और स्वच्छ हवा का भी आनंद उठाने लगे। इस प्रकार से दोस्तों आपको आनंद यहाँ पे जो है आंसर आपको देने हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ही इसी प्रकार से जो है मनोरंजन के नए नए जो है साधन आए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर यहाँ पे दिया गया है कि 18वीं शताब्दी या 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगा था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा, वर्णन कीजिए। और 100 से लेकर 125 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है काफ़ी VVI है। इन सभी क्वेश्चन का आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो देखिए इस आंसर इस प्रकार देंगे, उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि मार्टिन लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानात्मक देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो पहला पॉइंट आपको इस प्रकार आप देने हैं कि छापे खाने के कारण जो है किताबें बड़ी मात्रा में छपने लगी और बच्चों, महिलाओं और साधारण व्यक्ति तक पहुंचने लगी। इस प्रकार ज्ञान का प्रकाश बढ़ने लगा। ठीक है, पहला हो गया ये पॉइंट। दूसरा देना है कि छापे खाने के कारण बड़े बड़े विद्वानों और दार्शनिकों
के विचार बड़ी तेजी से लोगों तक पहुंचने लगे और लोग प्रत्येक बात को कसौटी पर कसने लगे। इससे पुराने अंधविश्वास और मान्यताओं कैसे टिक सकती थी, निरंकुशवाद अब कब तक टिक सकता था। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट आपको देना है कि मुद्रण ने लोगों के दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया। पुस्तकों ने लोगों के मन में विवेक और बुद्धि का ऐसा संचार किया कि लोग क्या चर्च क्या राजसत्ता सबका सामना करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, उसके बाद लुई बेस्तिन मर्सिस ने लिखा कि छापाखाना प्रगति का सबसे शक्तिशाली औजार है, इससे बन रही जनमत का आंधी में निरंकुशवाद बह जाएगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। ठीक है, और चौथा पॉइंट में आपको देना है कि छापे खाने के विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुहावसिए के द्वारा लिखे इनके वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इसका आंसर आपको देने हैं कि किस प्रकार से जो है ज्ञान नवोदन का जो है उदय हुआ, किस प्रकार से जो है प्रकाशित हुआ और प्रसारित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी वीवीआई है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अथवा में दिया हुआ है, और इनको दोस्तों आप लोगों को अच्छे से जो है तैयार कर लेना, अच्छे से इनको जो है पढ़ लेना है, इसको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, देखिए प्रश्न इस प्रकार दिया गया है जो कि आपका वीवीआई सवाल है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है कि 19वीं सदी के भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, वर्णन कीजिए। तो पहला आपको इस प्रकार से आंसर देने समझेंगे। सबसे पहले क्या आपको लिखना है, पहले आपको लिख देना है कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। पहला देना है कि अनेक लोगों को छापा खाने में काम मिला। ठीक है, दूसरा लिख देना है कि सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। तीसरा देना है कि भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को रोपण किया। चौथा देना है कि मुद्रण संस्कृति द्वारा गरीबों में ज़्यादा शराब खोरी और शिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता अभियान छेड़ा गया। समाज में धार्मिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का घोर विरोध मुद्रण शक्ति द्वारा किया गया। इस प्रकार मुद्रण संस्कृति ने गरीब जनता का कल्याण को जो है संभव बना दिया। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने देखा कि 19वीं सदी में जो है भारत में गरीब जनता का मुद्रण संस्कृति का जो है क्या असर हुआ, उसके बारे में मैंने पूरा वर्णन करके आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए संसार के मानचित्र पर निम्न स्थानों को चिन्हित कीजिए। तो देखिए सबसे पहला दिया है लंदन और दूसरा दिया है इंडो चाइना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है पूरा जो है एशिया का मैप दिया हुआ है और इसमें आपको लंदन बताना है। तो लंदन जो है इस जगह है। ठीक है, आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे एक लंदन है और यहाँ पे देखिए ये भारत के जस्ट इधर, ठीक है, भारत के जस्ट बगल में जो है कि यहाँ पे इंडो चाइना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक समुद्र है इसके और में। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे इंडो चाइना। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से जो है दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े। तो अगला सवाल जो आपका भूगोल से दिया गया है, इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। देखिए भूगोल में क्या है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला इसका सवाल दिया गया है कि जैव और अजैव संसाधन का एक एक उदाहरण दीजिए, उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। तो सबसे पहले आपको जैव संसाधन के बारे में बताना है। देखिए जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको परिभाषा बताया हुआ है। तो जैव संसाधन आपको इसका उदाहरण सिर्फ दिए गए हैं, तो उदाहरण आपको बताने हैं। तो जैव संसाधन में हो जाएगा मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, पशुधन में से कोई एक, ये जितने भी हैं सारा ये क्या है एक एक उदाहरण था। मैंने यहाँ पे 4 उदाहरण बताए हैं, इसमें से कोई एक जो है आप लोगों को आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अजैव संसाधन में देने हैं कि चट्टानें, धातुएं, खनिज इत्यादि में से कोई एक जो है आपका यहाँ पे बता देना है। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी टिप्पणी, ठीक है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का सही कारण नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि कृषि प्रसार, दूसरा दिया है बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीसरा दिया है कि पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीसरा है तीव्र औद्योगिकरण का और शहरीकरण। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि कौन सी टिप्पणी जो है प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का सही कारण
नहीं है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना, ऑप्शन नंबर जो ग जो दिया गया है, यानी कि सी जो दिया गया है कि पशु चरण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना जो है यह प्राणी जात और वनस्पति जात का सही कारण नहीं दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ना वो आपका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से जो है आप लोगों को रट लेनी, याद कर लेनी है। अगला सवाल देखिए, 10वां नंबर दिया है कि मोनाजाइट है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा थोरियम खनिज पाया जाता है। ठीक है, कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज। इसको अच्छे से याद रखेंगे, थोरियम खनिज। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 11 नंबर। यहाँ पे दिया गया है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 3 का उल्लेख करें। यानी कि आपको कारण बताने हैं कि उद्योग जो है किस प्रकार से जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, प्रदूषित करता है। तो आंसर आपको इस प्रकार देने हैं कि उद्योग पर्यावरण को निम्न तरीकों से प्रदूषित करते हैं। तो पहला देना है कि वायु प्रदूषण, जो यानी कि आपको लिख देना है, इसका कुछ परिभाषा लिख देना है, डिफिनेशन लिख देना है कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस से के अधिक मात्रा यानी कि अनुपात में उपस्थित वायु को जो है प्रदूषण के कारण है। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा कि उद्योगों के द्वारा कारखानों के द्वारा जो गैस उत्पन्न होते हैं, जो गैस बाहर निकलते हैं, वे जो है वायु को जो है पूरी तरह से प्रदूषित करता है। इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको देना है कि जल प्रदूषण लिख देना है कि जल उद्योगों द्वारा जो है कार्बनिक और अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। तीसरा देना है कि भूमि प्रदूषण, यानी कि उद्योगों से निकलने वाली गंदगी, कूड़ा करकट जो कि मृदा को अनुपजाऊ बनाता है, वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक भूमिगत जमीन तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित करते हैं। ठीक, ये हो गया। और चौथा लिख देना है ध्वनि प्रदूषण। आपको यहाँ पे देना है कि अनचाही ध्वनि जो औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, विद्युत ड्रिल, मोटर गाड़ियाँ एवं वाहन अधिक शोर उत्पन्न करते हैं, जो कि ध्वनि प्रदूषण करते हैं। यानी इस प्रकार से दोस्तों उद्योग जो है पूरे पर्यावरण को जो है प्रदूषित कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो इन सभी को जो है आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, रिपीट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अथवा में दिया गया है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। तो वैश्वीकरण के प्रभाव को पर जो है आपको टिप्पणी देनी है, आपको कुछ बताने हैं, आंसर आपको लिख देना है। तो इसका जो आंसर जो है आपको दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं कि ये जो है दिया गया है कि शब्द सीमा है इसकी 60 से 80 शब्दों में ही आपको देना है। यानी इसको जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट आप दर्शा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ही आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। पहला देना है कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसान अपने यहाँ अधिक होने वाले पदार्थों को विश्व बाजार में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा देना है कि कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से देश में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगेगी जो पहले संभव नहीं थी। तीसरा देना है कि प्रमुख कृषि उत्पादों को निर्यात की स्वतंत्रता दी गई। ढांचागत सुधार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, बाजार सुविधा, क्रेडिट कार्ड का विस्तार आदि के कारण आधुनिक निवेशों में वृद्धि हुई है। चौथा देना है कि जब भिन्न फसलों की मांग विश्व भर में बढ़ेगी तो मांग बढ़ने से चीज़ों का उत्पादन भी अधिक होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप 4 पॉइंट में दर्शा सकते हैं कि भारत की कृषि का वैश्वीकरण का प्रभाव इस प्रकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो देखिए दोस्तों यह जो है ना काफ़ी VVI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप लोगों को अच्छे से जो है तैयार कर लेनी है और ये बार बार पूछा गया है। जब हम एग्जाम दिए थे यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी दिया गया था, इसलिए दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेनी है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये रिपीट क्वेश्चन है और ये जो है ना बार बार पूछा जाता है और ये इस बार भी आने के पूरे चांस हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि पहला यहाँ पे आंसर इस प्रकार देने हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा दोहन की असीम संभावनाएं हैं। ऐसी उम्मीद की जाती है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपकरणों तथा लकड़ी का निर्भरता का न्यूनतम किया जा सकता है। यह पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देगा और कृषि
में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद इसको जो है कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको दर्शा देने हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपको देना है कि सूर्य की प्रकाश जो है प्रकृति का एक मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से जो है सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप निर्धनता रेखा से भी निर्धनता रेखा में आ रहे हैं, पूरी एकदम निर्धनता रेखा से भी न्यूनतम रेखा में आ रहे हैं, तो फिर भी आप जो है सौर ऊर्जा का लाभ जो है आप उठा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको देने हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट देना है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम बहुत सी विदेशी मुद्राओं को बचा सकते हैं जो तेल गैस के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देनी पड़ती है। ये हो गया आपका जो है आर्थिक आर्थिक स्थिति जो है उसमें भी आपका सुधार हो सकता है। तीसरा पॉइंट होगा कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों के स्रोत का हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है बारंबार जो है किया जा सकता है क्योंकि यह एक जो है नवीकरण स्रोत है। जैसे कि दोस्तों कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, तो क्या आप उससे पर जो है निर्भर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका तो वो जितने भी उसके सीमित मात्रा वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों सूर्य की रोशनी जो है ये बार बार आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, नवीकरण स्रोत है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो इसको जो हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को हम बार बार उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको देने हैं कि सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकाले, पानी गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी आदि करने में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत में जो है सौर ऊर्जा का भविष्य जो है उज्जवल है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो आंसर मैंने बताया काफ़ी इजी आप लोगों को लगा होगा, आपको आसानी होगी इसको याद करने में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे दिया गया है कि राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह किस प्रकार से किया जाता है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न जो है आपका इसका जो उत्तर होगा 100 से 125 शब्दों में आपको देने हैं। तो आंसर आपको यानी कि उत्तर इस प्रकार देने हैं कि राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है जहां पानी का अभाव सदा बना रहता है। तो आगे लिख देना है कि राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक होते हैं। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से जो है वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टैंक तक पहुंचता है, जहां इसे जो है एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयुक्त होता है और इसे संग्रहित नहीं किया जाता है। इसके बाद होने वाले वर्षा के जल का संग्रह किया जाता है। आगे लिख देना है कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए अनेक बावलियों का निर्माण राजस्थान की अनेक नगरों एवं कस्बों में देखा जाता है। कुछ बावलियाँ अनेक मंजिलों वाली भी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर लिख देने हैं, उत्तर देने हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका अथवा में इसका दिया हुआ है कि जल किस प्रकार जो है पुनर्वीकरण योग्य संसाधन है। तो अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देने हैं कि जल का नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। संपूर्ण जल नवीकरण योग्य है और जल चक्र में गतिशील रहता है, इसलिए नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। सूर्य की गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण होता है। जल वाष्प हवा में संघनित होकर बादलों में बदल जाता है और यह संघनित जलवाष्प वर्षा अथवा बर्फ के माध्यम से धरती पर गिरता है। धरती से जल दोबारा सागरों में पहुंचता है, फिर जल का वाष्पीकरण होता है। इस प्रकार से जो है जल चक्र सदैव गतिशील रहता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि आपका जो जल जो है यह एक पुनर्वीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं, उत्तर आपको लिख देने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 14 नंबर दिया गया है कि भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाएं। तो पहला दिया है कि चावल वितरण का प्रमुख क्षेत्र और दूसरा दिया है लौह अयस्क क्षेत्र। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो है इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं इसी प्रकार से जो है भारत का मानचित्र जो है आप लोगों को यहाँ पे दर्शाया जाएगा और आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि इन क्षेत्रों को जो है आप नामांकित कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए जितने भी इस तरीके से आपका यहाँ पे ब्लर करके दिया हुआ है ये सभी जो है चावल वितरण प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में है। और लौह अयस्क
अयस्क क्षेत्र, जो ये ब्लैक ब्लैक जो दिया गया है, ये सभी जो है लौ अयस्क क्षेत्र है। इसको अच्छे से आप लोग अंकित कर दीजिएगा जिस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल यहाँ पे देखिए लिखा है कि भारत के प्रदत्त रेखा मानचित्र का परीक्षण कीजिए तथा ख ख ग एवं घ द्वारा सूचित स्थानों को पहचानिए एवं नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे क ख ग घ जो दिया गया है इसको आप लोगों को यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क नंबर जो दिया है कि आणविक ऊर्जा, तो आणविक ऊर्जा क्या है, नरोरा है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, यह जो है अभ्रक है, तो अभ्रक क्षेत्र कौन सा है, अजमेर है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद गौ जो है, गौ क्या है, बांध है, तो बांध जो है कहाँ पे है, हरिकुंड में। ठीक है, ये गौ का हो गया आंसर। और घ क्या है कि यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। इन चारों को जो है आप लोगों को याद कर रखना है और इसको जो है अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे इकाई 3 जो कि नागरिक शास्त्र, जो कि 18 अंक का रहने वाला है। इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल यह है कि भारत के ग्रामीण और शहरी निकायों के निर्वाचित महिलाओं की संख्या से ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15.10 लाख। यानी इसका जो उत्तर होगा ना 10 लाख से अधिक होगा, या 15 दशमलव नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 10 लाख होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 लाख से क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर दिया है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। फिर भी वही दिया है कि यहाँ पे दिया गया है कि सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको धर्म भराएगा। चलिए अगला है सवाल 17 नंबर कि सही उत्तर को चुन कर लिखिए। तो यहाँ पे दिया है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो क्या हो जाएगा, पंचायती राज की संस्थाएं। ऑप्शन नंबर आपका घ जो है ये आंसर होगा। ठीक है, ये आपका सही विकल्प होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या 3 प्रमुख अंतर है, इसमें एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर 60 से 80 शब्दों में आपको देने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर अंतर दिया जाए तो आपको जो है ढांचा स्वरूप बनाना है, क्योंकि ढांचा स्वरूप में आपका सटीक आंसर होता है। अगर आप शब्द में लिखते हैं तो जबकि, लेकिन इस तरह लगाते हैं ना, तो वो क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, वो उलझ जाते हैं, तो फिर आपका जो है नंबर कट भी सकता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे ढांचा जो है पूर्ण आपको जो है आंसर आपको अंतरवाइज वाला देना है, यानी कि डिफिनेशन आपको बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अंतर जो पूछा गया था कि संघीय सरकार और एकात्मक स्वरूप सरकार के बारे में, तो सबसे पहले लिखेंगे संघात्मक सरकार और दूसरे आगे लिख देना इधर एकात्मक सरकार। ठीक है, तो संघात्मक सरकार में देना है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, जैसे कि भारत। एक एक उदाहरण दिए। फिर उसके बाद जो है एकात्मक सरकार में देना है कि संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है, वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और श्रीलंका। ये आपका जो है 3 उदाहरण इसमें दिए। ठीक है, आगे जो है संघात्मक सरकार में दूसरा पॉइंट देना है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती। ठीक है, ये हो गया। और एकात्मक सरकार में लिख देना है कि केंद्रीय सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संघात्मक सरकार का तीसरा पॉइंट देना है कि संविधान प्रायः कठोर होता है, लेकिन सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन जो है नहीं कर सकती। ये हो गया तीसरा। और एकात्मक सरकार में लिख देना है कि संविधान प्रायः जो है लचीला होता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकती है। ये आपका जो है दोनों में अंतर हो गया। और इसी प्रकार से जो है आपको ढांचा स्वरूप जो है आपको आंसर देना है। इसमें आपका जो है पूरा का पूरा % में आपको जो है अंक मिलेगा, एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। ठीक है, अगर वो परिभाषा के अनुरूप लिखते हैं ना, तो उसमें आपका नंबर कटने का चांस रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ढांचा स्वरूप ही आप लोगों को आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 19 नंबर दिया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की किन्हीं 4 भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। उत्तर जो आपको 100 से 125 शब्दों में देने हैं, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट छोटा तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो आंसर आपको यानी उत्तर इस प्रकार देने हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की 4 भूमिकाएं इस प्रकार है। पहला पॉइंट देना है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और उन्हें और जो है अपने उम्मीदवारों को ही अधिक से अधिक जिताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देना है कि राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं। यानी दोस्तों जितने भी
मतदाता हैं, सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी नीति को रखते हैं, अपनी अपनी विचार को रखते हैं, ताकि जो है मतदाताओं को जो है लुभा सकें, मतदाताओं को जो है पूरे तरह से मतलब जो है फुसला सके कि हमें ही वोट दीजिएगा। इस प्रकार से जो है कई नीति जो है आपके सामने यहाँ पे राजनीतिक दल जो है रखेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देना है कि चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार का बनता है और अपनी नीति जो है नीति के अनुसार जो है सरकार चलाता है। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा पॉइंट देना है कि देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो है राजनीतिक दलों के जो 4 भूमिकाएं हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इस प्रकार से आप आंसर जो है लिख सकते हैं। इस प्रकार से ही आप लोगों को अच्छा रहेगा और ये शॉर्ट में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, इसी का अथवा में दिया गया है कि 1990 के बाद भारत की केंद्र राज्य संबंध पर प्रकाश डालिए। प्रश्न जो है और इसका जो उत्तर है 100 से 125 शब्दों में आपको देने हैं, लेकिन मैं आपको जो है 4 पॉइंट में बताऊंगा। तो पहला पॉइंट आप इस प्रकार लिखेंगे कि 1990 से देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में संगठन या गठबंधन, ठीक है, यहाँ पे केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत थी। तो ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देंगे कि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का संगठन या गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट देना है कि इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। चौथा देना है कि इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े पैमाने से भी बल मिला। फलस्वरूप राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो सका। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 4 पॉइंट जो है दर्शा देने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार में कामकाज को कैसे उपयोगी होती है, किन्हीं 4 कारणों का जो है वर्णन करना है। तो पहला आपका आंसर उत्तर तो इस प्रकार देने हैं, विभिन्न दबाव समूह अपने ही ढंग से लोकतंत्र की सेवा करते हैं और उसी की जुड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, उसकी जड़ें जो है मजबूत होते हैं। यहाँ पे जो है पूछा गया था कि इन्हीं 4 का वर्णन करें। तो 4 पॉइंट में आपको आंसर देने हैं। तो पहला पॉइंट देना है कि ये विभिन्न दबाव समूह सरकार को आम नागरिकों की कठिनाइयों और आवश्यकताओं से अवगत कराते हैं। दूसरा देना है कि ये हित समूह विभिन्न प्रकार के दबावों में संतुलन बनाए रखते हैं। यदि एक दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर अनुचित दबाव डालते हैं तो बाकी हित समूह इस अनुचित दबाव को विफल कर देते हैं। तीसरा पॉइंट देना है कि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के विरोध और प्रतिविरोधी से सरकार को एक पता चल जाता है कि जनता क्या चाहती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है जनता पर निर्भर है कि जनता क्या चाहती है, उसका जो है पूरा जो है ब्यौरा जो है सरकार को पहुँचती है और सरकार बताती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे आपको पॉइंट देना है कि जब कभी सरकार कुछ धनी व्यक्तियों अथवा सशक्त व्यक्तियों के दबाव में आ जाती है तो दबाव समूह सरकार को इस अनुचित दबाव से मुक्त कराती है। इस प्रकार दबाव समूह सरकार के कामकाज में उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 4 यहाँ पे पूछा गया था, मैंने 4 जो है कारण आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया। इसी प्रकार से जो है आपको उत्तर देने हैं। इसी का दोस्तों अगला जो यहाँ पे अथवा में जो है एक सवाल दिया गया है, इसको अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझेंगे। लिखा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के 4 अलग अलग तरीके क्या क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, जो कि उत्तर जो है 100 से 125 शब्दों में आपको देने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आंसर यहाँ पे समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी के तरीके भिन्न भिन्न है। सत्ता का विभाजन जो है यानी सत्ता के विभाजन का यानी बंटवारा का प्रथम रूप हमें सरकार के 3 अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाजन से मिलता है। जैसे कि भारत सत्ता के ऐसे बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहते हैं, यानी कि भारत में जो ऐसा 3 प्रकार से जो बंटवारा किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 भागों में जो बांटा गया है, इस बंटवारे को जो है क्षैतिज वितरण भी भारत में कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए इसका जो है दूसरा आपको देना है कि सत्ता के विभाजन का द्वितीय रूप हमें सरकार के बीच भिन्न भिन्न स्तरों से मिलता है। संपूर्ण देश में केंद्रीय सरकार होती है तथा
प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार का स्तर अलग अलग होता है। भारत के संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्रों को संघ सूची तथा राज्य सरकार के कार्यों को राज्य सूची के वर्णित किया जाता है। तीसरा पॉइंट देना है कि सत्ता का विभाजन सामाजिक समूहों जैसे भाषा समूहों तथा धार्मिक समूहों में भी कर दिया जाता है, जैसे कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ पे चौथा पॉइंट आपको इस प्रकार देने हैं कि यहाँ पे 4 को दिया गया था, तो यहाँ 4 पॉइंट में आपको देना है। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट आपको लिख देना है कि सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में भी कर दिया जाता है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में भी कर दिया जाता है, जैसे कि डेनमार्क में भी अनेक राजनीतिक दल हैं तो सत्ता का बंटवारा कर सरकार चलाते हैं। तो ये आपका जो है 4 पॉइंट में आपको आंसर इस प्रकार से देने हैं कि सत्ता की साझेदारी जो है, ठीक है, सत्ता की साझेदारी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है किस तरीके से जो है अपना जो है प्रभाव डाल रही है, किस प्रकार से आपको यहाँ पे बताने सारे चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो कि यहाँ पे अथवा में दिया गया है, प्रश्न इस प्रकार है कि लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों की गरिमा और आज़ादी सुरक्षित रखता है, चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार रखना है। देखिए आंसर आपको इस प्रकार देने हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। दूसरा पॉइंट देना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तीसरा पॉइंट देना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों को चुनावों से पहले और चुनावों के बाद स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज्ञा होती है। चौथा पॉइंट देना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी सभी वर्गों और धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको जो है 4 पॉइंट देने हैं कि नागरिकों को जो है गरिमा और आज़ादी की सुरक्षित होती है इस लोकतंत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको 4 पॉइंट आपको दर्शाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका जो है अर्थशास्त्र दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल इस प्रकार है, पहला सवाल दिया है कि प्रति व्यक्ति जो है आय से आप क्या समझते हैं। देखिए ये जो सवाल है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्षक यहाँ पे एक पंक्ति में दी गई है, पंक्ति में आपको उत्तर देना है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों का दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल इस प्रकार है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि देश के कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 3 ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे जो है उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो देखिए आंसर इस प्रकार आपको देने हैं कि ऐसे 3 कारक जिनमें जो है उपभोक्ताओं का शोषण होता है वो इस प्रकार है। पहला लिख देना है कि विक्रेता वस्तुओं की जो है माप तौल में कमी करते हैं। दूसरा देना है कि नकली अथवा निम्न स्तर की वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तीसरा पॉइंट देना है कि उपभोक्ता पदार्थों की जमाखोरी कर उपभोक्ताओं से अपेक्षाकृत बहुत अधिक मूल्य वसूल करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 3 कारक मैंने आपको बताए कि जिससे जो है उपभोक्ताओं का शोषण होता आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो है 3 पॉइंट आपको दर्शा देने हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। उत्तर जो आपको 100 से 125 शब्दों में देने हैं। तो उत्तर आपको इस प्रकार देने हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार भी सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि टिस्को अथवा जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि जिस तरह से आप कह सकते हैं रिलायंस कंपनी जैसी कंपनियां जो है निजी स्वामित्व में है। ठीक है, और आगे जो है आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए लिख देना है कि निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इसकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करो या अन्य तरीकों से कराती है या करती है।
आजकल सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है और करती आ रही है। इस प्रकार से जो आपको आंसर लिख देने हैं, उत्तर लिख देने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो 25 नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सवाल दिया गया है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता करते हैं। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो है अथवा में ये सवाल दिया गया था, तो इसको आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार आया, यानी कि उत्तर इस प्रकार आपको देने हैं कि साधारणतः दो श्रेणियों के लोग बैंक जाते हैं, एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है और दूसरे वे जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के जो है लोग जो है बैंक जाते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जिनके पास जो है पैसा नहीं है, उनको पैसा की ज़रूरत जो कि ऋण लेते हैं। तो उन दोनों के बीच किस प्रकार जो है बैंक जो है मध्यस्थता करते हैं, किस प्रकार जो है मदद करती है, तो ये जो है मध्यस्थता प्रदान करती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर आपको इस प्रकार देने, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है कि साधारण दो श्रेणी के लोग जो है बैंक जाते हैं और एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है और दूसरे वे जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे पॉइंट में देना है कि बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों को मध्यस्थता प्रदान करता है। आगे पॉइंट देना है कि जिनके पास अतिरिक्त धन होता है उस जमाकर्ता को बैंक सुद देते हैं और जिन्हें धन की ज़रूरत है उन्हें बैंक जो है सुद प्राप्त करता है, यानी कि उसे जो है ऋण प्रदान करता है। ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट में देना है कि इस प्रकार बैंक में जो अतिरिक्त धन बच जाता है उससे बैंक निजी काम चलाता है, बैंक की मध्यस्थता से सभी वर्गों का कल्याण होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि अतिरिक्त मुद्रा वाले यानी अतिरिक्त पैसा वाले लोग जो है ज़रूरतमंद लोगों को जो है के बीच जो है बैंक किस तरह से जो है मध्यस्थता कर रही है, किस तरह से प्रदान कर रही है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपको ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, अच्छे से इसका आंसर जो है आप लोगों को रट लेनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए। उत्तर जो आपको 100 से 125 शब्दों में देने हैं। तो आंसर आपको यानी कि उत्तर इस प्रकार देने हैं कि निम्नलिखित कारणों से विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। तो पहला पॉइंट देना है कि विकासशील देशों से मध्य श्रेणी जनसंख्या एवं मांग तथा पूर्ति से बड़े अंतर होने का कारण अधिक विकास की योग्यता होती है। दूसरा पॉइंट देना है कि विकासशील देशों में संरचना के विकास में निवेश अक्सर रेल, सड़क एवं बिजली निर्माण के कार्यों में हो सकते हैं। और दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे सवाल दिया था, दूसरा सवाल यहाँ पे दिया था, क्या आप जानते हैं, क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों में भी बदले में ऐसी मांग की जाती है। तो आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए आंसर देने हैं कि हाँ हम मानते हैं कि विकासशील देशों में भी ऐसी मांग करनी चाहिए। विकासशील देशों को विकसित देशों के बाजार तक की पहुंच होनी चाहिए तथा साथ ही इन देशों के निवेश में तकनीक की मांग भी करनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर लिख देने हैं। सवाल इकाई 5 आपदा प्रबंधन से दिया गया है, जिसमें पहला सवाल यहाँ पे है 27 नंबर कि हाल ही में यानी कि हाल में जो है किस साल में विनाशकारी सुनामी ने भारत को हानि पहुंचाई है। तो दोस्तों किस ईस्वी में जो है, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि हाल ही का ये साल है। तो दोस्तों 2004 में जो है ये हाल में जो है सुनामी जो आई थी उनमें जो है भारत को जो है काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचाई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2004 ईस्वी, याद रखेंगे। ठीक है, या आप जो है इसको शब्दों में लिख सकते हैं कि 2004 ईस्वी में विनाशकारी सुनामी ने जो है भारत को हानि पहुंचाई है। तो इस प्रकार से आप जो है आप जो है पंक्ति के अनुसार जो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 28 नंबर दिया गया है कि सुनामी की उत्पत्ति के सबसे प्रभावी कारक लिखिए। उत्तर जो है 30 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले सुनामी के जो उत्पत्ति के जो प्रभावी कारक है वो इस प्रकार दोस्तों कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, ठीक है, भूस्खलन हो गया या आकस्मिक टकराव आदि के कारण जो है सुनामी आ सकते हैं, सुनामी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। अगला सवाल जो 29 नंबर दिया गया है कि 4 विभिन्न कार्यबलों की पहचान कीजिए तथा प्रत्येक कार्यबल के 2 उत्तरदायित्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर जो है 60 से 80 शब्दों में आपको देने हैं। तो सबसे पहले देना है कि पूर्व चेतावनी बल, तो यहाँ लिख देना है कि आपदा की चेतावनी देना, ताज़ा सूचना प्रसारित करना। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट देना है कि प्राथमिक चिकित्सा दल,
तो देना है कि आपदा से पहले ही प्राथमिक चिकित्सा का सारा सामान इकट्ठा करना, लोगों को प्राथमिक उपचार करने का प्रशिक्षण देना। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट देना है कि आश्रय स्थल प्रबंध करना या प्रबंध दल, यानी दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि जब सुनामी आएगा, जब आपदा आएगा, तो क्या होगा कि जो दल होंगे वो आप लोगों को जो है अच्छे जगह पर जो है आश्रय दिया जाएगा, आश्रय का जो है योगदान वहाँ पे प्रदान करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर इस प्रकार देना है कि आपदा से पहले ही सुरक्षित स्थानों का पता लगाना, आश्रय स्थलों तक पहुँचने के सुरक्षित मार्ग जो है सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से आपको जो है आंसर देने हैं। अगला सवाल इसी का जो है अथवा में दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ पे अथवा में दी है कि भूस्खलन संभावित क्षेत्र में स्थान का चयन करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उत्तर दे रहे हैं कि भूस्खलन संभावित क्षेत्र में स्थान का चयन करने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला लिख देना है कि जिन क्षेत्रों में पहले ही भूस्खलन होता है वहां भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देना है कि भवन बनाने के लिए किसी बहने वाली नदी से दूर वाले स्थान को चुनना चाहिए। तीसरा पॉइंट देना है कि भवन का स्थान किसी गहरी ढलान पर नहीं बल्कि समतल भूमि पर स्थित होना चाहिए। इस तरह से जो है आपको जो है 3 पॉइंट यहाँ पे दर्शा देने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो कि 30वां नंबर क्वेश्चन दिया गया और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सबसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है कि प्राथमिक उपचार क्या है, इसके लक्ष्य को बताना है। तो देखिए समझेंगे कि किसी दुर्घटना के पश्चात घायल व्यक्ति को पूरी चिकित्सा सहायता मिलने से पूर्व जो चिकित्सा संबंधी सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, यहाँ समझ गए कि प्राथमिक उपचार क्या होता है। चलिए इसका जो है लक्ष्य बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करते हुए कि इसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट देना है कि जीवन की रक्षा करना। दूसरा देना है कि जहां तक संभव हो स्वास्थ्य लाभ की प्रतिक्रिया यानी कि प्रक्रिया में तेजी लाना। और तीसरा पॉइंट देना है कि घायल व्यक्ति की हालत को बिगड़ने से रोकना, स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में तेजी लाना। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको 3 पॉइंट यहाँ पे दर्शा देने हैं। क्या, यानी कि प्राथमिक उपचार के लक्ष्य किस प्रकार है। ठीक है, चलिए दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप सभी जो है इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है रिविजन करेंगे और सभी वीडियो को, ठीक है, सभी वीडियो को जो है आप लोग जो है अच्छे से देखेंगे। सभी वीडियो को आप लोगों को अच्छे से देखना है ताकि आप, अगर आपका जो टारगेट 80% है तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में ये 400 जो अंक है ना, ये आपके होंगे, ये कोई नहीं काट सकता है, बशर्ते आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करते जाना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चन को अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया है। अच्छी लगे हो वीडियो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल सके।